प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक विमित तरंग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले, क्योंकि ये वेव मोशंस का पार्ट है, तरंग गति का पार्ट है ना। और तरंग गति अपने बता दी कि तरंगे है जो क्या होती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो दो प्रकार से होता है, कण के द्वारा और एनर्जी के द्वारा। ठीक है। और तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों में गति करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे एक विमीय तरंग समीकरण। एक विमीय तरंग समीकरण, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस क्या होती है। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस के अंदर एक विमीय तरंग का हम क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। ये जो तरंग है जो केवल और केवल x दिशा में ही, x, y और z तीन निर्देशांक है, उसमें केवल x डायरेक्शंस में ही गति कर रही है, तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहेंगे, एक विमीय। यदि तीनों डायरेक्शंस में मूव करती है, तीनों निर्देशांकों में x, y और z घटक में मूव कर रही है, तो ऐसे तरंगों को हम त्रिविमीय तरंग समीकरण कहते हैं। तो एक विमीय तरंग समीकरण में क्या होगा कि माना कि कोई तरंग है जो प्लस x दिशा में, इस डायरेक्शन में, इसको तो कहेंगे x प्लस x। और यदि तरंग जीरो से इधर जा रही है तो मैं क्या कहूंगा, इसको माइनस x। तो तरंग है जो केवल x दिशा में गति कर रही है, जीरो से लेकर p बिंदु की तरफ जा रही है, उसका जो विस्थापन मानते हैं कि y ft हो गया। ठीक है। और विस्थापित मूल बिंदु O से, जीरो से बिंदु P पर पहुंचती है। इसके अनुसार माना एक तरंग स्रोत मूल बिंदु x = 0 पर स्थित है। इसी समय t बराबर 0 पर मूल बिंदु पर विक्षोभ से उत्पन्न कण के विस्थापन को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि y जो होगा, विस्थापन होगा, y क्या होगा, ft हो गया। f फंक्शंस हो गया, क्या समय t का फलन है। मूल बिंदु पर कण का जो विस्थापन होगा, मूल बिंदु क्या हो गई, t मूल बिंदु पर कण का जो विस्थापन हो गया, कितना हुआ विस्थापन, समय का मान 0 होता है, मैंने कह दिया यहाँ पर t का मान 0 होगा। तो इस समीकरण के अंदर, एक के अंदर मैंने क्या किया, मूल बिंदु पर जो विस्थापन होगा उसका मान क्या हो जाएगा, y = f0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, जब t बराबर 0 रखते हैं। अब मैंने क्या किया, यदि विस्थापन तरंग रूप में मूल बिंदु O से गति कर x दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु P पर v वेग से पहुंचता है, तो तरंग को P तक पहुंचने में जो लगा समय है वो कहलाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। एक सूत्र है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, t = x/v। अर्थात ये कह रहा है कि तरंग को मूल बिंदु से इस बिंदु P तक पहुंचने में कितना समय लगा, पहुंचने में समय लगा मेरा t = x/v। t = x/v या t माइनस का x/v = 0। x/v को इधर ले आऊंगा तो t माइनस का x/v = 0। अतः समय t में p बिंदु पर जो विस्थापन होगा, मतलब कहने का मतलब था इस समीकरण के अंदर, समीकरण नंबर 2 में जहां मूल बिंदु की बात कर रहे हैं, y = f0 की बात कर रहे हैं, तो इस 0 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0 की, तो 0 = t माइनस का x/v आ गया। तो समीकरण नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करने के बाद में समय t पर p बिंदु पर जो विस्थापन होगा वो क्या कहलाएगा, y = f × t माइनस का x/v। अर्थात 0 का मान यहाँ रख देंगे तो t माइनस का x/v आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। और मैं कह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 आया, जब क्या कहा आपने, जब तरंग है जो मूल बिंदु O से प्लस x डायरेक्शन में गति करती हुई P बिंदु पर पहुंचती है। इसी प्रकार से जब तरंग है जो मूल बिंदु से माइनस x की दिशा की ओर संचरण करती है, तो उस समय विस्थापन का जो समीकरण होगा y = g × t + x/v हो गया। y = g × t + x/v हो गया। ये समीकरण नंबर मेरा हो गया 5, जहां पर g क्या है मेरा, जिस प्रकार से f फंक्शन था उसी प्रकार से g भी एक समय t का एक दूसरा फलन है। अतः टोटल x दिशा में संचरण करने वाले, अर्थात प्लस x और माइनस x दिशा में संचरण करने वाली, अर्थात समीकरण नंबर 4 और 5 से
व्यापक समीकरण जो होगा मेरा समीकरण 4 और 5 से y इज इक्वल टू एफ इंटू टी माइनस का एक्स अपॉन बी प्लस में जी इंटू टी प्लस एक्स अपॉन बी आ गया। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 6। यहाँ विस्थापन y, दूरी x तथा समय t का फलन है। विस्थापन जो y है वो क्या है? दूरी x तथा समय t का फलन है तथा f और g तरंग के दो क्या है? अज्ञात फलन है। f और g मेरे पास क्या है? दो अज्ञात फलन है। t समय है, x विस्थापन है और v वेग है। और y क्या है? समय तथा जो दूरी है उसका फंक्शन है। समय और दूरी का फंक्शन कौन सा है? विस्थापन y। इसमें दो फलन अज्ञात फलन f और g हैं। ठीक है, समय t समय हो गया मेरे पास, x विस्थापन हो गया और v क्या हो गया? सॉरी x दूरी हो गया और v मेरा वेग हो गया। तो x दूरी पे स्थित कोई बिंदु P है, उसके ऊपर मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से टोटल x दिशा में तो विस्थापन का जो समीकरण आया वो आ गया समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 6 में इसको हल करने के लिए t माइनस का x अपॉन v को तो मैंने कह दिया u स्मॉल u तथा t प्लस x अपॉन v को कह दिया मैंने w। ठीक है, तो माना कि t माइनस का x अपॉन v इक्वल टू u है समीकरण नंबर 7। अब इस समीकरण 7 को मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं डेल u अपॉन, ये डेल u हो जाएगी, डेल t हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर प्राप्त हो। इसलिए मैं कह सकता हूं डेल t अपॉन डेल u इज इक्वल टू 1 तथा डेल x अपॉन डेल u इज इक्वल टू v। डेल x अपॉन डेल u इज इक्वल टू v, ये समीकरण नंबर 8। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने माना कि क्या माना कि जो t प्लस एक्स अपॉन वी था उसको w मान लिया। ये समीकरण नंबर 9 आ गया। इस समीकरण को मैंने w के रेस्पेक्ट में, समीकरण 9 को w के रेस्पेक्ट में t डेल t अपॉन डेल w करूंगा, उसकी वैल्यू तो 1 आ गई तथा डेल x अपॉन डेल v का वैल्यू क्या आ गई? v आ गई। अब समीकरण 9, 7, 8, 9 और 10 को समीकरण नंबर किस में रखूंगा मैं? समीकरण 7, 8, 9, 10 को मैं समीकरण नंबर 6 में रखूंगा। 6 में रखने पर मेरे पास क्या आ गया? y बराबर तो क्या आ गया? एफ यू प्लस में जी डब्ल्यू। जो यहाँ पर t माइनस का x अपॉन b था उसको तो मैंने u मान लिया और t प्लस एक्स अपॉन b था उसको w मान लिया। तो समीकरण नंबर 7 और 9 को समीकरण नंबर 6 में रखने पर मेरे पास y बराबर एफ यू प्लस में जी डब्ल्यू प्राप्त होता है। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 11। अब इस समीकरण 11 को मैं t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ, अर्थात t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेल y अपॉन डेल टी इक्वल टू, अब ये u के रेस्ट का फंक्शन है इसलिए इसे क्या कहेंगे? डेल एफ यू अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल टी, अर्थात डेल यू से डेल यू कैंसिल हो गया तो मैं इसको कह सकता हूँ डेल एफ यू अपॉन में डेल टी। इसी प्रकार से प्लस जी डब्ल्यू का करूंगा तो क्या जाएगा? डेल जी डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल टी। डेल डब्ल्यू से डेल डब्ल्यू कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 12, समीकरण नंबर 12 प्राप्त हो गया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि डेल वाई अपॉन डेल टी का मान समीकरण नंबर 12 आ गया। अब समीकरण नंबर 12 के अंदर मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू थी समीकरण नंबर 10 और समीकरण नंबर 8, उससे मैंने मान रखा कि डेल यू अपॉन डेल टी का मान तो होता है 1, इसी प्रकार से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी का मान होता है 1। तो मेरे पास समीकरण 12 में 8 और 10 से मान रखूंगा तो इन दोनों के मान मैंने पुटअप किए, पहले मैंने डिफरेंशिएट कर लिए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसलिए समीकरण 12 है जो डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल एफ यू अपॉन डेल यू प्लस में डेल जी डब्ल्यू अपॉन में डेल डी में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 13। ठीक है, अब इसी समीकरण नंबर 13 को फिर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, 2 बार किया, दूसरी बार और करूंगा तो दूसरी बार करूंगा तो वही आ जाएगा कि डेल स्क्वायर y और डेल t का स्क्वायर प्लस इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ यू अपॉन में डेल यू इंटू में डेल यू अपॉन में डेल टी प्लस में इसी प्रकार से डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू अपॉन में डेल डब्ल्यू इंटू में डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल टी, इसकी वैल्यू रखूंगा। फिर डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल टी की वैल्यू रखा तो डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल यू अपॉन में डेल डब्ल्यू की वैल्यू रखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास 1 प्राप्त हो जाएगी, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए समीकरण नंबर 13 को t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर मेरे पास सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में वापस मैं जिस तरह से 8 और 10 से मान रखूंगा, रखने के बाद मेरे पास ये समीकरण बन जाएगा कि डेल स्क्वायर वाई और डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस में
डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू अपन में डेल डब्ल्यू का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो गया। तो ये तो मैंने टी के रेस्पेक्ट में किया, टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास ये समीकरण आ गया। इसी प्रकार से समीकरण 11 को x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। समीकरण नंबर 11 क्या है, मेरे पास y एफ यू प्लस में जी डब्ल्यू है। जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पहले कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ यू अपॉन में डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल जी डब्ल्यू अपॉन में डेल डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स, और डेल यू अपॉन में डेल एक्स तथा डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स का मान समीकरण नंबर 8 व 10 से वापस रखूंगा। देखो समीकरण 10 में तो है डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू में v है, यहाँ पे बात करें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन v। इसी प्रकार से समीकरण नंबर मेरे पास जो आएगा 7 आएगा। 7 से जो निकला था कि डेल एक्स अपॉन डेल यू इज इक्वल टू में v होता है। ठीक है, तो ये मैं मान इसमें रखूंगा। रखने पर मेरे पास क्या हो जाएगा x के रूप में, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन v। इसी प्रकार से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन v। तो 1 अपॉन v बाहर आ गया और ये वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, डेल एक्स अपॉन डेल यू इंटू में डेल यू प्लस में डेल जी डब्ल्यू अपॉन में डेल डब्ल्यू और 1 अपॉन v बाहर आ गया। समीकरण नंबर 16 आ गया। अब वापस इस प्रकार से मैंने पहले t के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया था, इसी प्रकार समीकरण 16 को भी दोबारा मैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा। अवकलन करने के बाद में क्या होगा, समीकरण नंबर जो 16 है वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। समीकरण नंबर 16 मेरा कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू में डेल स्क्वायर एफ यू अपॉन डेल यू का स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू अपॉन में डेल डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। तो समीकरण नंबर क्या आ गया मेरे पास 17 आ गया। अब समीकरण नंबर 17 तथा समीकरण नंबर 14 किसमें है, टी के रेस्पेक्ट में। टी के रेस्पेक्ट में क्या है, डेल स्क्वायर वाई और डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ यू अपॉन में डेल स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू अपॉन में डेल डब्ल्यू का स्क्वायर। ये तो आगे मेरे पास टी आ गया, और x के रूप में मेरे पास क्या समीकरण आ गया, x के रूप में मेरे पास समीकरण आ गया डेल स्क्वायर वाई और डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू अपॉन डेल। समीकरण नंबर 17। तो समीकरण नंबर 14 और 17 में रखने पर मतलब कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू की मान रखूंगा। रखने पर मेरे पास डेल स्क्वायर वाई और डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू में डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। दिस इज द समीकरण नंबर 18। तो इसके अंदर टी भी आ गया और एक्स भी आ गया, तो एक्स के रूप में आ गया, टी के रूप में आ गया, तो टी समय आ गया, एक्स मेरा क्या आ गया दूरी आ गई। तो मेरे पास समीकरण नंबर 18 प्राप्त हो गया, जो कि एक विमीय तरंग संचरण का अवकल समीकरण है। क्या है, समीकरण नंबर 18 एक विमीय तरंग संचरण का अवकल समीकरण है। तो सिद्ध कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि एक विमीय तरंग संचरण का अवकल समीकरण को सिद्ध कीजिए, या फिर एक विमीय तरंग संचरण डेल स्क्वायर वाई और डेल टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई और डेल एक्स स्क्वायर होता है, स्थापित कीजिए। इस तरीके से हो सकता है। अब ये समीकरण नंबर जो मेरा 18 है, इसका जो मैं हल है वो मान सकता हूँ ज्यादातर कोजेव वक्र के रूप में y इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का kx, या फिर y इक्वल टू a इंटू कोस ओमेगा टी माइनस का kx। ये दोनों कोई से ज्या और कोजा के रूप में अपन मान सकते हैं, जहां a तरंग का आयाम है, ओमेगा मेरे पास क्या है कोणीय आवर्ती है, ओमेगा क्या है कोणीय आवर्ती है, t समय है, k संचरण नियतांक है और x क्या है मेरे पास विस्थापन है। इसलिए समीकरण नंबर 19 को दूरी x के सापेक्ष क्या करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे। समीकरण 19 ये है। इस समीकरण 19 का मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो x के रेस्पेक्ट में मैंने इसको अवकलन किया तो केवल x वाला पार्ट ही होगा, तो साइन तो कोस में कन्वर्ट हो गया और माइनस का kx से जो उठ के माइनस के बाहर आ जाएगा, इसलिए समीकरण 21 प्राप्त हो जाएगा। तो डेल y और डेल x इज इक्वल टू माइनस का a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर इसका मैंने x के रेस्पेक्ट फिर डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे cos तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और माइनस का kx इसके अंदर फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर माइनस के बाहर आ जाएगा। तो इससे मेरे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब cos के कारण भी एक माइनस आ जाएगा, इस cos को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, इसलिए माइनस के स्क्वायर a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का kx हो जाएगा। अब हम मान चुके हैं कि समीकरण नंबर 19 में कि ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। तो समीकरण जो 22 है वापस कन्वर्ट होकर y के रूप में y की फॉर्म में चला जाएगा। तो डेल स्क्वायर y और डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k स्क्वायर y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 22।
2। तो ये तो आ गया x के रूप में। इसी प्रकार से मैंने क्या किया कि इस समीकरण नंबर 19 को इसी प्रकार से मैं t के रेस्पेक्ट में फिर समाकलन करूंगा। t के रेस्पेक्ट में समाकलन किया समीकरण 19 को, तो मेरे पास पहले तो डेल वाई और डेल टी आया। डेल वाई और डेल टी की जो वैल्यू मेरे पास प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हो गई, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स आ गया। समीकरण नंबर 23 आ गया। इस समीकरण 23 को फिर वापस टी के रेस्पेक्ट में किया, तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, कोस कन्वर्ट होकर माइनस में साइन में चला जाएगा। ठीक है, तो डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर इनटू sin ओमेगा टी माइनस का के एक्स। और हम जानते हैं कि a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स की वैल्यू क्या आ गई, y आ गई। इसलिए मेरे पास ये समीकरण कन्वर्ट हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 24। तो समीकरण 22 और 24 से मेरे पास डेल स्क्वायर वाई और डेल एक्स स्क्वायर आ गया तथा डेल स्क्वायर वाई और डेल टी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इन दोनों को समीकरण 22 और 24 से मैं मान रखूंगा तो मेरे पास जो y की वैल्यू प्राप्त होगी वो मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन के इंटू डेल स्क्वायर वाई और डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई और डेल टी का स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट प्राप्त हुआ इसको करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई और डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर वाई और डेल एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया। और जहां पर मेरे पास ओमेगा अपॉन के का मतलब क्या हो गया, v होता है, तो डेल स्क्वायर वाई और डेल टी का स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई v स्क्वायर इंटू में डेल स्क्वायर वाई और डेल एक्स स्क्वायर, जो कि समीकरण नंबर 25 प्राप्त होता है। तो समीकरण नंबर 25 है जो बिल्कुल इसका जो सॉल्यूशन निकाला था मैंने उसके बराबर प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 18। इसलिए मैं कह सकता हूँ इस समीकरण नंबर 18 का जो सॉल्यूशन है वो समीकरण नंबर 19 या 20 हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मैं डिफरेंशिएट करके देखा, निकाला, तो मेरे पास जो रिजल्ट प्राप्त होता है समीकरण नंबर 25 वो क्या प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 18 के बराबर प्राप्त हो सकता है, होता है। अतः यह एक विमेय तरंग समीकरण था जो अपन ने सोल्व किया। अब मैं इसके बाद में त्रिविमीय तरंग समीकरण के बारे में आपको बताऊंगा कि त्रिविमीय तरंग समीकरण अर्थात जो वेव है वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, अर्थात एक्स वाई और जेड, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय तरंग समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।